हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जीके एरा चैनल पे। और जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर 1 में आपको बताया था, वो क्रम को मैं फिर से जारी कर रहा हूं। वो क्रम आज लेक्चर 2 है आपका, और इसमें जो प्रागैतिहासिक काल मैंने स्टार्ट किया था, उसका दूसरा पार्ट, एक पार्ट मैंने किया था पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, और अब हम करने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, है ना। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि निश्चित रूप से हमारे इस चैनल से आप सब जुड़े, है ना, आप सब जुड़े, अपने और परिचित को मोटिवेट करें। यहां पर जुड़ने से आप समस्त, है ना, मैं ये पूरी तरह से एश्योर आपको करता हूं, कोशिश है आपकी सफलता सुनिश्चित करने की हमारी तरफ से। एक जो विद्यार्थियों के बीच काफी प्रसिद्ध बुक, जो भी एसएससी लेवल के जो भी परीक्षा होते हैं उनमें ये बुक काफी हेल्प करता है। लेकिन मैं उस बात को झुठलाने जा रहा हूं जो अब कहते हैं कि लूसेंट से परीक्षा पास नहीं हुआ जाता, है ना। तो लूसेंट से भी परीक्षा पास हुआ जाता है, और उसमें और बातों को जोड़कर एक बहुत ही उपयोगी कोर्स यहां पर डिजाइन मैंने किया है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो प्राग ऐतिहासिक काल का एक दूसरा पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का एक दूसरा पार्ट में शुरू कर रहा हूं, तो हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। जैसा कि मैं पिछले क्लासों में आपको बताया था कि भाई इससे प्रश्न कैसे आते हैं, क्या पढ़ना है ना। तो मध्य पाषाण काल में पहला बात तो ये है कि इसका टाइमिंग मैं आपको क्लासों में बताया, पिछले क्लास में बताया था, वो 9000 ईस्वी पूर्व से ये काल आपका प्रारंभ हो रहा है, और ये 4000 ईस्वी पूर्व के रहेगा, ठीक है। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक जिसको कहते हैं, ठीक है, मेसोलिथिक काल से रिलेटेड, ठीक है, मेसोलिथिक काल से रिलेटेड पहला औजार की खोज, है ना। मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ पहला खोज, ठीक है, पहले औजार की खोज किसने की, ये पहला प्रश्न। पहले औजार की खोज, पहले औजार की खोज किसने की? तो पहले औजार की खोज आपको कार्लाइल ने किया है ना। व्यक्ति का नाम क्या है? कार्लाइल, कार्लाइल ने किया ना, पहले औजार की खोज की है, कार्लाइल ने की है। और ये आपको विंध्य क्षेत्र में, कहां पर खोजा है? विंध्य, है ना, विंध्यन क्षेत्र में, विंध्यन क्षेत्र में ये औजार की खोज है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में कुछ और बातें। सबसे पहले की विशेषताएं क्या हैं मध्य पाषाण काल में? तो मध्य पाषाण काल में जो औजार होते थे, जो पत्थर के औजार होते थे, वो बहुत ही छोटे बनाए जाने लगे, है ना। इसलिए इस काल का जो लघु पाषाणिक औजार, जो छोटे औजार हैं, वो इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है माइक्रोलिथ कहते हैं उसको, माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ। ये जो छोटे औजार हैं वो ज्यामितीय शेप में बनाए जाते थे, ज्यामितीय आकार में बनाए जाते थे, ज्यामितीय आकार था इनका, ठीक है, ज्योमेट्री शेप में ये बनाए जाते थे माइक्रोलिथ। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि ये मध्य पाषाण काल भूगोल के काल क्रमानुसार ये किस युग में है? तो हम लोग यहां कहेंगे होलोसीन युग में, होलोसीन युग, होलोसीन युग में, ठीक है, होलोसीन। सबसे बाद का जो एरा था, है ना, जो नूतन कल्प है, नियोजोइक एरा है,
वो दो पीरियड में बटा हुआ है, दो युगों में बटा हुआ है। ठीक है, जो नूतन कल्प है इसको हम लोग यहां समझ सकते हैं। नियोजोइक इरा जो है, नियोजोइक इरा है ना, नियोजोइक इरा जो है वो दो पीरियड में बटा हुआ है। एक क्या है, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, और दूसरा है होलोसीन, होलोसीन, है ना। तो जो आप पूरा पाषाण काल पढ़े, पूरा पाषाण काल जो आपने पढ़ा, पूरा पाषाण काल, वो पूरा पाषाण काल आपका प्लीस्टोसीन युग में है। ठीक है, पूरा पाषाण काल आपका प्लीस्टोसीन युग में है, जबकि जो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हो रहा है वो होलोसीन युग में है, होलोसीन काल में है ये मध्य पाषाण काल, है ना। और आपसे कोई पूछे कि अभी किस युग में रहते हैं हम लोग, तो भूगोल के अनुसार हम लोग होलोसीन युग में रहते हैं। ठीक है, और ये होलोसीन फेज में हम लोग क्या देखते हैं, होलोसीन फेज में मौसम गर्म होने लगता है। मौसम गर्म होने के साथ ही जीव जंतु, पेड़ पौधे सब में परिवर्तन होने लगता है। मानव की दैनिक जीवन, मानव की जीवन शैली में परिवर्तन होने लगता है। तो ये जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट इस काल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में आई मीन मेसोलिथिक एज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो शुरुआत हुआ नई चीजों की शुरुआत, सबसे पहले खाद्य संकलन, आखेटन तो रहेगा ही, साथ ही यहाँ पर नए चीज क्या जुड़ गए, मत्स्यन, मत्स्यन जुड़ गए, है ना, पशुपालन जुड़ गए, पशुपालन जुड़ गए, है ना, पशुपालन का जुड़ गया यहाँ पर। तो खाद्य संग्रहण, आखेटन, मत्स्यन और पशुपालन इस काल का मुख्य पेशा हो गया। कृषि का प्रारंभिक स्वरूप यहां स्टार्ट हो गया, कृषि का प्रारंभ कह सकते हैं हम लोग, कृषि का प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप, कृषि का प्रारंभिक स्वरूप अस्तित्व में आ गया मध्य पाषाण काल में। ठीक है, एक नवजात कृषि जिसको कह सकते हैं वो यहां प्रारंभ हो गया। ओके, तो ये इस काल का प्रमुख विशेषता। और इस काल के जितने भी औजार हैं, औजारों में इस काल के जो ज्यामितिक आकार के शेप के हैं वो सब है, ब्लेड है, ब्लेड है, ब्यूरिन है, ब्यूरिन है, क्रैपर है ना, क्रैपर है, इस तरह के औजार यहाँ पर मिलने लगे, छोटे छोटे औजार। तो अब आप समझो कि मानव की जीवन शैली जो है बिल्कुल चेंज हो गई ना। अब जब मानव के पास बड़े पत्थर के औजार थे तो मानव बड़े जानवरों का शिकार करता था, बड़े जानवरों का शिकार करता था। बड़े जानवर का शिकार करने के लिए बड़ा पत्थर का औजार उठाने के लिए पूरा समूह उस पर इकट्ठा होकर कार्य करता था, जिसके कारण सभ्यता संस्कृति बहुत आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब देखो, अब सिस्टम क्या हो गया, अब छोटे औजार आ गए। अब छोटे औजार आ गए तो बहुत लोगों को मिलके औजार उठाने की आवश्यकता नहीं है ना। अब बहुत कम लोग शिकार करने जा रहे हैं और शिकार मार के ला रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी भोजन आपूर्ति हो रही। तो जो लोग बैठे हैं उन्हीं से हमारा सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ेगा, है ना। सभ्यता संस्कृति, एक्स्ट्रा काम तभी आगे बढ़ता है जब जनसंख्या का एक वर्ग फ्री होता है। फ्री किस मामले में, भोजन आपूर्ति की आवश्यकता पूर्ति से यदि एक जनसंख्या का वर्ग फ्री हो जाता है तो वो सभ्यता संस्कृति को आगे लेके जाएगा, है ना। मानव जो फ्री है, मानव फ्री मानव कुछ ना कुछ तो करेगा, पॉजिटिव चीज करेगा, नेगेटिव चीज करेगा, जो भी करेगा वही सभ्यता है, वही संस्कृति है। तो मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण आने के कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग फ्री हो जाता है, जिसके कारण हमारी सभ्यता संस्कृति आगे बढ़नी प्रारंभ होती है ना। तो ये इस काल का इंपॉर्टेंस है। ओके, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कुछ एक साइट्स, है ना, स्थल, मध्य पाषाण काल के स्थल के बारे में, मध्य पाषाण काल के स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं
तो मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें कुछ एक का नाम है ना, जैसे देखो कुछ एक नाम मैं लिख रहा हूं, बागोर, बागोर हो गया, ठीक है, आदमगढ़ या बागोर हो गया, पश्चिमी भारतीय क्षेत्र लिख रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र, बागोर हो गया, लंघनाज हो गया, लंघनाज हो गया, बुद्ध पुष्कर हो गया, बुद्ध पुष्कर, ये सब मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। उसके बाद मध्य भारत में देखो एक साइट हो गया ये पश्चिम भारत का, मध्य भारत में हम लोग लिखते हैं आदमगढ़, आदमगढ़ ये वेल नोन है, आदमगढ़ ध्यान में रखिए, जो फेमस है उसी का लिखेंगे, भीमबेटका, 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 उसके बाद सराय नहर राय, सराय नहर राय है ना, ये सराय नहर राय ये क्षेत्र है आपको, है ना। उसके बाद आपको दक्षिण भारत में टेरी स्थल, दक्षिण भारत में टेरी स्थल, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहां पर एक प्रश्न आपको बनेगा, बागोर और आदमगढ़ से, बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कहां से मिला है, तो आदमगढ़ और बागोर से। बागोर राजस्थान में पड़ेगा, आदमगढ़ आपका एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, जहां से ये मिला है ना। टेरी स्थल, ठीक है, ये टेरी स्थल कहां से मिला है, तमिलनाडु से, टेरी स्थल तमिलनाडु से मिला है, तमिलनाडु, ये ध्यान में रखेंगे, तमिलनाडु से मिला है। और ये टेरी स्थल होता क्या है, बालू का टीला है ना, उसी को टेरी स्थल कहते हैं, बालू का टीला है ना, ये बालू का टीला है, उसको टेरी स्थल कहते हैं। ये तमिलनाडु में मिला है और तकरीबन ताम्रपर्णी नदी में ये बालू का स्तूप मिला है, टीला मिला है। 11 टेरी स्थल टोटल कितने मिले हैं, 11 मिले हैं। कौन, ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी, तो ये टेरी स्थल आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्वेश्चन में निकाल के बता रहा हूं, मध्य पाषाण काल में क्या क्या क्वेश्चन निकल के बाहर आए, तो मध्य पाषाण काल पहला उसकी सर्वप्रमुख विशेषता, सर्वप्रमुख विशेषता में माइक्रोलिथ मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में आपको ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल किस युग से रिलेटेड है, तो होलोसिन युग से रिलेटेड है। मध्य पाषाण काल में जो खोज है वो ये है कि नवजात कृषि का प्रारंभ हो गया, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, प्रारंभिक स्वरूप हॉर्टिकल्चर यहाँ प्रारंभ हो गया, ये पहला बात है ना। तो ये आप ध्यान, साइट्स में आप ध्यान रखेंगे भाई, बुद्ध पुष्कर है, आखेज है, लंघनाज है, ठीक है, बागोर है, आदमगढ़ है, ठीक है, बिरभानपुर है, तो ये बंगाल में, बट जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखते हैं हम लोग, बहुत चीजों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति आप ध्यान में रखेंगे। ओके ओके, हम लोग अब नव पाषाण काल, नियोलिथिक्स पर बात करेंगे, नव पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक्स, नियोलिथिक, नव पाषाण काल किसको कहते हैं, ठीक है। तो नव पाषाण काल में पहला तो आप ध्यान रखो कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग है ना, नियोलिथिक, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने किया, जॉन लुबाक ने किया था, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था, ठीक है।
और ये वर्ड जो यूज किया वो वर्ड किस लिए यूज किया, नियोलिथिक, है ना। तो ये पॉलिशदार, है ना, पॉलिशदार, पॉलिश्ड, है ना, पॉलिश्ड और हर्षित औजारों के लिए, हर्षित औजार के लिए, टूल्स, जो पत्थर के टूल्स बन रहे थे ना, वो अब घर्षण घिस के बनाया जा रहा था, चिकना बनाया जा रहा था, पॉलिश किया जा रहा था। इसके लिए इन्होंने नियोलिथिक शब्द का इस्तेमाल किया, नवपाषाण काल। ठीक है, अब ये नवपाषाण काल मैं ऐसे पहले भी बताया था कि जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पहला विभाजन किया था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में। ठीक है, तो यहां पर बट नवपाषाण काल किस वर्ड का अर्थ क्या है, किस सेंस में उन्होंने यूज किया वो मैंने बताया। ठीक है, अब नवपाषाण काल में आपको ध्यान रखना है कि विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में ये 7000 ईस्वी पूर्व, 7000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 7000 ईस्वी पूर्व भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, है ना, भारत के संदर्भ में 4000 ईस्वी, 4000 ईस्वी पूर्व नवपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है, नवपाषाण काल। ओके, अब नवपाषाण काल की विशेषताएं, नवपाषाण काल से कैसे प्रश्न होंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो नवपाषाण काल जब हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो नवपाषाण काल में उसी तरह से पहला तो है कि नवपाषाण कालीन टूल्स और बेटर हो गए ना, पिछले काल से नवपाषाण काल आते आते टूल्स और बेहतर हो गए, है ना। और इस काल के टूल्स में आपको छेनी, बशूला, हशुआ, है ना, ये सब चीज मिलेंगी। या नवपाषाण कालीन टूल्स आज भी देहात के घरों में यूज किए जाते हैं, आज भी देहात के घरों में नवपाषाण कालीन टूल्स यूज किए जाते हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि भारतीय इतिहास कंटिन्यू है, भारतीय इतिहास में बीच में कहीं ब्रेक नहीं है बहुत बड़ा। तभी तो नवपाषाण काल की वस्तुओं को हम आज अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल दूं, शायद आप सब नाम सुने हो, ओखल मुसल, है ना, चक्की, जांता जिसको कहते हैं, ढेकी का नाम सुने होंगे, है ना, ढेकी। तो ये सब नवपाषाण कालीन टूल्स है जो आज भी देहातों में यूज किए जाते हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि हमारा इतिहास कंटिन्यू है। तभी पुरानी परंपराओं को आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नवपाषाण कालीन टूल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नवपाषाण कालीन की जो विशेषताएं हैं, नवपाषाण काल की विशेषता क्या क्या है भाई, है ना। तो विशेषता, अब विशेषता देखिए, नवपाषाण काल की विशेषता क्या है ना। विशेषता में पहला चीज है, अब जो है, जो मानव पहले खाद्य संग्रहण और आखेटन करता था, अब वो अनाज उत्पादन करने वाले वर्ग में परिवर्तित हो चुका, मतलब कृषि स्टेबल हो चुका है। कृषि का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ, ऐसे प्रारंभ तो मध्यपाषाण काल में ही प्रारंभिक रूप का हो गया, लेकिन कृषि अब बेटर तरीके से किया जाना है ना। कृषि प्रारंभ हो गया तो आपको भी पता है, कृषि प्रारंभ हो गया तो अस्थाई जीवन का प्रारंभ हो जाएगा, है ना, अस्थाई जीवन। कारण जब खेती करते हैं तो रुकना पड़ता है, वहां 3 महीने तक स्टे करना होगा, अनाज के उत्पादन को कंप्लीट होने में उतना समय लगेगा। तो मानव अब एक जगह रहने लगा ना, अस्थाई जीवन जीने लगा। अस्थाई जीवन जीवेगा तो निश्चित रूप से एक ग्रामीण संस्कृति विकसित होगी, ग्रामीण संस्कृति का विकास, ग्रामीण संस्कृति का विकास होगा, है ना, ग्रामीण संस्कृति का विकास होगा। ठीक है, ओके। इस काल में एक जो सबसे प्रमुख आपको ध्यान रखना है वो है चाक का आविष्कार, चाक का आविष्कार, चाक का आविष्कार हुआ, है ना।
चाक का आविष्कार हुआ। और इस चाक के आविष्कार का दो उपयोग मानवों ने किया, एक तो पहले मिट्टी के बर्तन बनाने में किया और दूसरा पहिया के रूप में, जिससे एक बहुत ही क्रांति हुआ, है ना। और इसी के आविष्कार को, चाक के आविष्कार को हम लोग क्या कहते हैं, नवपाषाण काल की क्रांति, नवपाषाण क्रांति कहते हैं। चाक के आविष्कार को क्या कहते हैं, नवपाषाण क्रांति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। मानव जीवन में स्थिरता आया, पॉटरी बना, मानव जीवन परिवहन आसान हो गया, व्हील्स लगा के, चाक को लगा के परिवहन आसानी से किया जा सकता है। तो ये नवपाषाण कालीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नवपाषाण काल इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर आ गया तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग फ्री होगा भोजन आपूर्ति से, और वो जनसंख्या का वर्ग आपको जीवन की और सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा, है ना, जैसे कताई, बुनाई, इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। और मानव सभ्यता अब अपने ट्रैक पर आने वाले हैं। मानव अपनी सभ्यता के विकास की ओर अब अग्रसर है। ठीक है, और यहाँ पर अब जो है हम नवपाषाण कालीन कुछ एक साइट्स पर बात करेंगे आपसे, है ना, फेमस साइट्स जो परीक्षा में आएंगे। सारे साइट्स पर नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक फेमस साइट्स पर आपको मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जिसमें देखो नवपाषाण काल में अब जो आएगा आपका कृषि का प्रारंभ, है ना। तो कृषि का प्रारंभ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से, है ना। कृषि के प्रारंभ का साक्ष्य, प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पेशावर के पास पड़ता, तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य हमें। ठीक है, ओके। अब नवपाषाण कालीन कुछ एक साइट्स जिसमें कश्मीर बड़ा नवपाषाण कालीन स्थल बहुत ही फेमस था। और कश्मीर का जो दो स्थल है वो काफी फेमस है। कौन कौन, एक है बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम, और दूसरा गुफ कराल, ये कश्मीर, बुर्जहोम, गुफ कराल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु क्षेत्र में, सिंधु में कौन कौन होगा, है ना, नवपाषाण कालीन स्थल पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन नवपाषाण कालीन स्थल है, का कन्वर्जन हुआ नगरीय सभ्यता में, तो उसमें आपको लिखना है आमरी हो गया, कोट दीजी हो गया, ना, मेहरगढ़ हो गया, सूरत मैंने बात किया था, मेहरगढ़ हो गया, ये सब सिंधु प्रदेश में, है ना। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है, इनको लिंक आगे भी होगा। पूर्वी भारत में बिहार में आपको चिरांद, बिहार का प्रसिद्ध चिरांद आपको ध्यान रखना है, नवपाषाण कालीन चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। कर्नाटक में आपको संगन कल्लू, तो ये सब बड़ी फेमस है ना। अब यहां से कैसे प्रश्न देखो, बुर्जहोम और गुफ कराल जो है ना, बुर्जहोम और गुफ कराल जो है, या कश्मीर में जो साक्ष्य मिले हैं, वहां पर क्या मिला है हमें, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ता, है ना, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ, कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद आपको बताया मेहरगढ़ में कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला। ठीक है, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला। चिरांद में देखो, चिरांद में क्या मिला, हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं, चिरांद में हड्डी के औजार पाए गए हैं, ढेर सारे हड्डी के औजार चिरांद में मिले हैं आपको। ओके, संगन कल्लू,
कर्नाटका में पड़ता है। ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। आपको ये नवपाषाण काल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कर्नाटका का एक और मास्की लिख सकते हैं, मास्की में भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमको मिले हैं, है ना। तो नवपाषाण काल से आपका शुरू हो जाता है हमारी सभ्यता की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे, ठीक है। सभ्यता की ओर हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग जैसा कि आगे क्लास में आपको बताए हैं उन बातों पर भी चर्चा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो लास्ट क्लासों में मैं आपको बताया था कि अब जो हम आपसे बात करेंगे नवपाषाण काल के बाद, है ना, तो नवपाषाण काल के बाद हम लोग ताम्रपाषाण काल पर बात करेंगे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां मैं बात करूंगा, जैसे लुसेंट में जोरवे का नाम दिया हुआ है ना, तो जोरवे संस्कृति है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। लेकिन अब जितने भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति हैं, सबसे पुराना ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सा है उसको एक सिस्टमाइज करेंगे, है ना। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका आगे पीछे जोड़ के जब उस इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखो एक कार्य करने के लिए ना, एक कार्य संपन्न करने के लिए ढेर सारा कार्य करना होता है और पढ़ाई वही चीज है। एक इंफॉर्मेशन को पकड़ने के लिए उसके सराउंडिंग ढेर सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, तब वो एक चीज परफेक्ट होता है ना। और परफेक्शन ही आपकी सफलता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप परफेक्ट होंगे तो आप परीक्षा में पास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप हमारी बात को ध्यान से देंगे और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएं, है ना। में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ओके, आज की क्लास आपकी यहीं तक, फिर आपसे आगे मिलेंगे तो अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।